Welcome to DU की पढ़ाई subscribers. So today in this lecture we are going to cover unit 3rd of our value addition course culture and communication. तो आज हम यार तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पिछले 2 चैप्टर्स को हमने पढ़ लिया है अभी तक। तो इसमें यार बेसिकली हमारे 2 पार्ट्स होने वाले थे, एक कल्चर का और दूसरा कम्युनिकेशन का। कल्चर, पहला चैप्टर हमारा कल्चर के ऊपर था, एंशिएंट इंडियन कल्चर, उसको हमने उसमें कवर कर लिया है। बाकी के 2 चैप्टर्स जो हैं वो हमारे कम्युनिकेशन पे होने वाले थे। तो यूनिट 3rd भी हमारा कम्युनिकेशन पार्ट से बिलोंग करता है। तो चलिए पहले हम इसमें सिलेबस को देखते हैं यूनिट 3rd के। चैप्टर 3rd का नाम है हमारा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, यानी हम अपनी एवरीडे लाइफ में, डेली की ज़िंदगी में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, एक प्रभावशाली संवाद कैसे कर सकते हैं, प्रभावी संचार कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर होने वाला है। इसमें हम बेसिकली 4 मेन कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। इसमें से पहला होने वाला है हमारा एम्पैथेटिक लिसनिंग, और फिर सेकंड होगा हमारा कंसिडरेट स्पीकिंग, उसके बाद होगा हमारा एनालिटिकल रीडिंग एंड देन इन्फॉर्म्ड राइटिंग। ठीक है, तो यार ये चैप्टर थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। यूनिट यानी फर्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, एम्पैथेटिक लिसनिंग क्या होती है और कंसिडरेट स्पीकिंग क्या होती है। इन दोनों टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दिस इज़ पार्ट फर्स्ट ऑफ द वीडियो। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एनालिटिकल रीडिंग एंड इन्फॉर्म्ड राइटिंग, इन दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। और इस तरीके से हम पूरे 4 टॉपिक्स को इस सिलेबस के अपने चैप्टर 3rd के पूरे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ये था ओवरव्यू कि कैसे हम करने वाले हैं। तो चैप्टर 3rd की अगर हम बात करें, तो अगर आप इसका स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड प्लेलिस्ट की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में आपको सारी चीज़ें व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगी। यू कैन फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज DU की पढ़ाई। बाकी सारी चीज़ों की लिंक आपको PDF के अंदर भी अटैच कर दी गई हैं, आप वहाँ पे भी क्लिक करके सबको एक्सेस कर पा रहे होंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं, हमारा चैप्टर का नाम ही है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या है? ठीक, यानी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को हम हिंदी में बोलते हैं प्रभावी संचार, यानी या फिर हम प्रभावी संवाद, कुछ भी कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ द एबिलिटी टू कन्वे योर थॉट्स, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स टू अदर्स इन अ क्लियर एंड कंसाइज वे। यानी प्रभावी संचार उसे बोलते हैं हम जो आपकी एक जो योग्यता होती है अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स को दूसरों तक आप क्लियर एंड कंसाइज वे में पहुंचा सकें। स्पष्ट तरीके से अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ और अपनी फीलिंग्स को सामने वाले व्यक्ति को समझा सकें। एंड इसके साथ ही आपको सिर्फ समझाना ही नहीं है, and to understand the thoughts, ideas and feelings of others, और दूसरों के भी बातों को, उनके थॉट्स, उनके विचार, उनके आइडियाज़ और उनकी फीलिंग्स को समझ भी सके। ये जो एबिलिटी होती है, ये जो योग्यता होती है, इसको हम कहते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक, तो इसकी एक क्लियर डेफिनेशन यही होगी कि आप अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स को क्लियर एंड कंसाइज वे में व्यक्त कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें, और दूसरों के भी थॉट्स, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स को समझ सकें। समझना भी है और अपने आप को एक्सप्रेस भी करना है। तो ये दोनों ही चीज़ों को मिला करके जो आपकी योग्यता है अपने अंदर कम्युनिकेट करने की, उसी को हम बोलते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी प्रभावी संचार। ठीक है, एंड इट इज़ एन एसेंशियल स्किल इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, फ्रॉम पर्सनल रिलेशनशिप्स टू प्रोफेशनल सक्सेस। और ये जो है एक एसेंशियल स्किल है, बहुत महत्वपूर्ण कौशल है, आपके अंदर होना चाहिए। चाहे हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ की बात करें, आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात हो या फिर प्रोफेशनल सक्सेस की बात हो। ठीक है, सभी जगहों पर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड देयर आर मैनी डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। बहुत डिफरेंट, बहुत आप वैसे ही सोच सकते हैं कि कम्युनिकेशन के
बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं, जितना कहा जाए इस पे उतना ही कम है। जितना बेहतर आप कम्युनिकेट कर पाएंगे उसके उतने ही ज़्यादा पहलू होते जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट हम एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको इफेक्टिव कम्युनिकेट करने के लिए एक्टिव लिसनिंग। आपको ढंग से सुनना आना चाहिए, ठीक है। यू शुड एक्टिवली लिसन टू द अदर्स व्हाट अदर पीपल आर सेइंग। सो एक्टिव लिसनिंग इज़ मोर देन जस्ट हियरिंग व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। इससे भी बढ़ के कि लोग सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है आप उसको कान लगा के सुन रहे हैं, इससे भी आगे की चीज़ होती है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाला बोल रहा है और अपने कान से सुन रहे हैं, एक कान से सुन रहे हैं और दूसरे कान से निकाल दे रहे हैं। इसका मतलब एक्टिव लिसनिंग नहीं, यू आर जस्ट हेयरिंग, ठीक। तो क्या होता है एक्टिव लिसनिंग? इट इन्वॉल्व्स पेइंग अटेंशन टू देयर बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एंड टोन ऑफ वॉइस एज वेल एज देयर वर्ड्स। एक्टिव लिसनिंग का मतलब कि आप व्यक्ति के बॉडी लैंग्वेज, उनके फेशियल एक्सप्रेशन, उनकी जो वॉइस की टोन है और उनके जो शब्द हैं सबको ध्यान दे करके सुनेंगे। उसको हम बोलेंगे एक्टिव लिसनिंग। एक कान से सुन के दूसरे कान से बाहर कर देंगे, इट इज़ नॉट एन एक्टिव लिसनिंग, करेक्ट। सो it also involves asking clarifying questions and summarizing what you have heard to ensure understanding। और एक्टिव लिसनिंग में ये भी शामिल है कि आप जिसकी बातें सुन रहे हैं उनसे क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस भी पूछें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपने सुना है। स्पष्ट प्रश्न भी पूछें। एज वेल एज यू शुड समराइज व्हाट यू हैव हर्ड। जो आपने सुना है उसको आप समराइज भी करें। मान लीजिए किसी ने आपको कोई बात बताई तो आप फिर उसको समराइज करके बता दीजिए कि हाँ अच्छा तू ये बोल रहा है या आप ये बोल रहे हैं, ठीक है, ताकि समझ में आए कि आपने क्या समझा है, ठीक है। दिस इज एक्टिव लिसनिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, करेक्ट। नेक्स्ट इज क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस। सो जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी क्लियर एंड कंसाइज योर मैसेज। तो जब भी आप बात कर रहे हैं तो ये ज़रूरी होता है कि आप जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं उसके प्रति आप जो है क्लियर रहें, एकदम करेक्ट और संक्षिप्त रहें। ऐसा ना हो लंबा भाषण देते चले जाएं और लोगों को समझ में भी ना आए। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड बी क्लियर एंड कंसाइज इन योर मैसेज। जो भी आप कहना चाहते हैं, जो भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप उसको क्लियरली और संक्षिप्त तरीके से, शॉर्ट में कंसाइज तरीके से आप एक्सप्रेस कीजिए। एंड अवॉइड यूजिंग jargon एंड टेक्निकल लैंग्वेज दैट योर ऑडियंस मे नॉट अंडरस्टैंड। और आपको शब्द जाल का प्रयोग नहीं करना है। jargon का मतलब होता है शब्द जाल। आप ऐसे ऐसे शब्दों का, जटिल शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो समझ में भी नहीं आ रहा है, अपने शब्दों को ऐसे फ्रेम कर रहे हैं जो आपकी ऑडियंस समझ नहीं पा रही, आप टेक्निकल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है ताकि आप अपने ऑडियंस को समझा सकें कहना क्या चाहते हैं। तो इसके लिए आपको स्पेसिफिक टू द पॉइंट रहना है और यू शुड अवॉइड रैम्बलिंग, यानी आपको इधर उधर की बातें करने से बचना है, मुद्दे की बात पे रहना है। सो दिस इज क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस। नेक्स्ट इज एम्पैथी, यानी समानुभूति। एम्पैथी, इसके बारे में आपने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा होगा। एम्पैथेटिक रहना है आपको जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी एम्पैथी इज़ द एबिलिटी टू सी थिंग्स फ्रॉम अनदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव। एम्पैथी क्या होती है? आप दूसरों के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना कि सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाले की फीलिंग्स क्या है, उसको ध्यान दे करके समझना ही एम्पैथी कहलाता है। तो जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग, ट्राई टू पुट योरसेल्फ इन अदर पर्सन्स शूज़ एंड अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड वांट। यहाँ शूज़ का मतलब जूता नहीं है, ठीक है। तो जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपको दूसरों के पर्सपेक्टिव से उनकी नीड्स एंड वांट्स को अंडरस्टैंड करना है। यानी दूसरे व्यक्ति जो कहना चाह रहा है, जो सामने वाला व्यक्ति कहना चाह रहा है, उसकी जगह पे अपने आप को रख के देखना है कि इसकी जगह मैं होता तो मैं कैसे रिएक्ट करता या मेरी क्या फीलिंग्स होती, ठीक है। तो इस हिसाब से यू शुड पुट योरसेल्फ इन अदर पर्सन शूज एंड अंडरस्टैंड देयर
needs and wants. And this will help you to communicate in a way that is more likely to be effective. और इस तरीके से आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाएंगे, आप एक प्रभावी संचार को एक रूप दे पाएंगे, सकारात्मक रूप दे पाएंगे. नेक्स्ट इज़ रिस्पेक्ट. तो जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, अपनी बातों को रख रहे हो, यू शुड रेस्पेक्ट टू योर ऑडियंस इवन इफ़ यू डिसएग्री विद देम. अगर आप ऑडियंस के साथ एग्री नहीं कर रहे हैं तो भी आपको ऑडियंस का रेस्पेक्ट रखना है. मान लीजिए आप कहीं स्पीच दे रहे हैं और आपने कोई सवाल पूछा, आपने एक्सपेक्ट किया था कि इसका आंसर यस आएगा और ऑडियंस का आंसर आया नो. ठीक है, वहाँ पे सब लोग डिसएग्री कर रहे हैं. तो जब आप ही डिसएग्री कर रहे हैं अपने ऑडियंस से, तो यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट बनाए रखना है. वो ऑडियंस आपकी क्या सोच रही है उसको भी ध्यान में रखना है. ऐसा नहीं है कि आप पता चले स्टेज पे स्पीच देते देते ही गाली देने लग गए कि तुम तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे, है ना. सो अवॉइड यूजिंग पर्सनल अटैक्स और इंसल्ट्स. इंस्टेड फोकस ऑन फैक्ट्स एंड योर ओन पर्सपेक्टिव. राइट. नेक्स्ट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. तो जब आप चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, तो सिर्फ मुँह ही ना चलाएं, हाथ पैर भी चलाएं. हाथ पैर चलाने का मतलब थप्पड़ मारना नहीं है. ठीक है. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स आप अपनी बॉडी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कीजिए, फेशियल एक्सप्रेशन का भी इस्तेमाल कीजिए, अपनी वॉइस की टोन का ध्यान रखिए. टोन ऑफ द वॉइस आर कंसिस्टेंट विद योर मैसेज. आप जो मैसेज देना चाह रहे हैं ऑडियंस को, जो कहना चाह रहे हैं, उन सभी से मैच करता हुआ एक बॉडी लैंग्वेज, एक फेशियल एक्सप्रेशन एंड टोन ऑफ द वॉइस आपको रखनी है. दिस इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है. वर्बल के साथ साथ आपको नॉन वर्बल एस्पेक्ट पे भी ध्यान देना है. सो these are the elements of effective communication. तो अगर आप बेहतर ढंग से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, प्रभावशाली ढंग से संचार करना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं, तो अभी जो आपने पढ़ा इनको ध्यान में रखिएगा और अगली बार इन सभी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है. तो ये था कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है और उसके क्या डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं. चलिए अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं. अगला टॉपिक है हमारा एम्पैथेटिक लिसनिंग. ठीक है, न्यू सिलेबस के अंदर है. एम्पैथेटिक लिसनिंग क्या होती है? एम्पैथेटिक लिसनिंग इज़ द एबिलिटी टू लिसन एंड टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन्स फीलिंग्स एंड पर्सपेक्टिव. एम्पैथेटिक लिसनिंग क्या होती है? हिंदी में बोलते हैं समानुभूति पूर्वक सुनना, यानी समान अनुभव करके दूसरों की बातों को सुनना. ठीक है. अब समान अनुभव की बात आ रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भावनाओं की बात भी आनी है, फीलिंग्स की बात भी आनी है. तो एम्पैथेटिक लिसनिंग इज़ द एबिलिटी, ये आपकी वो योग्यता होती है. कौन सी योग्यता? सुनने की योग्यता. एबिलिटी टू लिसन एंड टू अंडरस्टैंड. सुनने और समझने की वो योग्यता होती है जिसमें आप दूसरे व्यक्ति की फीलिंग्स को, उनकी भावनाओं को एंड देयर पर्सपेक्टिव्स और उनके दृष्टिकोण को समझते हैं. ठीक है. इसी को बोलते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग. आप किसी व्यक्ति की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, आप स्वयं भी फील कर पाते हैं और उनका जो दृष्टिकोण है किसी विचार को लेकर के या वो जो बात कह रहा है सामने वाला आपसे, उसको आप ध्यान से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं. इसी एबिलिटी को, इसी योग्यता को कहते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग. राइट. एंड इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन इमोशनल कनेक्शन विद समवन हु इज़ स्पीकिंग. तो जब आप एम्पैथेटिक लिसनिंग कर रहे होंगे, यानी जब आप एम्पैथेटिकली सुन रहे होंगे, तो आपका एक इमोशनल कनेक्शन रहेगा किसके साथ? जो स्पीकर है, जो आपसे बात कह रहा है, उससे आप भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होंगे. ठीक है. तो इट इज़ देयरफॉर एन एक्सटेंशन ऑफ एक्टिव लिसनिंग. ये एक्टिव लिसनिंग से थोड़ा आगे जा करके है. किस प्रकार से? फीलिंग्स भी यहाँ पे अटैच हो जाती हैं, बट रिक्वायर्स कॉन्शियस एंड अ मच स्ट्रॉन्गर फोकस ऑन फीलिंग्स. ठीक है. क्रूशियली एम्पैथेटिक लिसनिंग gives the speaker space to feel heard
and validated। तो एम्पैथेटिक लिसनिंग से क्या होता है कि जो स्पीकर है यानी जो बोलने वाला है वो उसको ये लगता है कि हाँ मैं सुना जा रहा हूँ, कोई मुझे सुन रहा है और कोई मुझे जज नहीं कर रहा है, कोई मेरी बात ध्यान से सुन रहा है, ठीक है, फीलिंग्स के साथ में। ये होता है एम्पैथेटिक एक्टिव लिसनिंग का एक्सटेंडेड वर्जन, एम्पैथेटिक लिसनिंग। तो एम्पैथेटिक लिसनिंग का मेन एम क्या होता है? द मेन एम ऑफ एम्पैथेटिक लिसनिंग इज यूजुअली टू प्रोवाइड सपोर्ट और इंकरेजमेंट टू द स्पीकर। यानी एम्पैथेटिक लिसनिंग इसलिए होती है, इसका एम ये होता है कि जो आप स्पीकर है, जो बोलने वाला है, उसकी जो बातें हैं आप उसके प्रति सपोर्ट दिखाएं, एम्पैथेटिकली सुन के उसको सपोर्ट प्रोवाइड करें। हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वक्ता को आप समर्थन दें, उसको प्रोत्साहन दें। दिस इज द मेन एम ऑफ एम्पैथेटिक लिसनिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस देयरफॉर सेट्स इट अपार्ट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग where the goal is to understand the communication and respond in whatever way seems most appropriate। तो ये बाकी प्रकार की जो लिसनिंग होती है, एक्टिव लिसनिंग होती है, उससे थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे गोल ये रहता है where the goal is to understand the communication and respond to whatever way seems most appropriate, ठीक है। बाकी जगह हम जब ध्यान से सुन रहे होते हैं तो बेसिकली हमारा मोटिव यही होता है कि हम बातों को ध्यान से सुन लें, समझ लें और चाहे जिस तरीके से अपनी राय रख सकते हैं। लेकिन अगर आप एम्पैथेटिकली लिसन कर रहे हैं, आप भावनात्मक रूप से जुड़ करके किसी के साथ किसी की बातें सुन रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आप सामने वाले के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखेंगे, सामने वाला क्या सोचता है, उसके बारे में उसकी क्या राय है, ये आप भी फील कर पा रहे होंगे और ऐसे रिस्पॉन्ड करेंगे ताकि सामने वाले को ये ना लगे कि आप उसके विरोध में बात कर रहे हैं, ठीक है। आप उसको प्रोत्साहन देंगे, उसका समर्थन करेंगे, चाहे आप एग्री ना करते हो उसकी बात से, ठीक है। दिस इज एम्पैथिक लिसनिंग। सो देयर आर मैनी बेनिफिट्स टू एम्पैथेटिक लिसनिंग। इट कैन हेल्प you to build stronger relationships, improve communication and resolve conflicts। तो इससे बहुत मदद मिल सकती है आपको, आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं, आपके जो संबंध हैं वो और मजबूत हो सकते हैं, आपकी जो कम्युनिकेशंस हैं वो और इम्प्रूव हो सकती हैं और आपके जो झगड़े होते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, वो इम्प्रूव हो सकती हैं, है ना। क्योंकि आप किसी की बातों को जब समझेंगे उसके हिसाब से तो आप भी सेम चीज़ फील कर पाएंगे और फिर कॉन्फ्लिक्ट्स को आसानी से रिजॉल्व किया जा सकेगा। एंड इट कैन ऑल्सो हेल्प यू टू लर्न एंड ग्रो एज अ पर्सन, राइट। एंड इट इज़ अ स्किल दैट कैन बी लर्नड एंड इम्प्रूव्ड विद प्रैक्टिस। और इसे प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूव किया जा सकता है और सीखा जा सकता है प्रैक्टिकली। इट कैन बी मोर लर्नड एंड इम्प्रूव्ड, ठीक है। तो ये था एम्पैथेटिक लिसनिंग। अब हम बात करेंगे क्या स्किल्स होनी चाहिए आपको प्रैक्टिकली एम्पैथिक लिसनिंग करने के लिए, आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। पहला है एम्पैथेटिक होना चाहिए आपको। एम्पैथेटिक होने का मतलब क्या है? आप जो सामने वाला व्यक्ति है, जो स्पीकर है, उसकी बातों को फीलिंग्स के साथ में समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स एम्पैथिक लिसनिंग रिक्वायर्स एम्पैथी। आपको एम्पैथी, आपके अंदर समानुभूति होनी चाहिए। एम्पैथी का सीधा सा मतलब होता है समानुभूति। समानुभूति का मतलब है समान अनुभव करना, ठीक है। दिस मीन्स ट्राइंग टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम अदर्स पर्सन्स पर्सपेक्टिव एंड अंडरस्टैंड हाउ दे आर फीलिंग। नेक्स्ट इज बी प्रेजेंट। तो जब भी वक्ता या स्पीकर अपनी बातों को आपसे कह रहा है तो यू शुड लिसन द स्पीकर विद योर फुल अटेंशन। पूरे ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। अपना ध्यान जो है मोबाइल में रील्स सरकाने में नहीं लगाना है। यू शुड मेक एन आई कॉन्टैक्ट एंड फोकसिंग ऑन द अदर पर्सन। आप जो स्पीकर है उसके प्रति फोकस्ड रहना है, एक आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखना है, ठीक है। पता चले कोई आपसे कुछ कह रहा है और आप कुछ और ही कार्य में व्यस्त हैं।
ठीक है। एक एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो जब आप फोकस्ड रहेंगे किसी से तो यू टेंड टू मिरर देयर बॉडी लैंग्वेज, हम उनकी बॉडी लैंग्वेज आप में दिखेगी एंड यू विल बी नॉडिंग। नॉडिंग इज़ ऑल्सो अ वे टू इनकरेज स्पीकिंग, यानी आप उनकी बातों को सुन के अपना सर हिला रहे होंगे कि ऐसा, हाँ अच्छा, ठीक है, दिस इज नॉडिंग। नेक्स्ट स्किल इज लिसन एक्टिवली। आपको एक्टिव लिसनिंग आनी ही चाहिए, वो मेन फैक्टर है। तो एक्टिव लिसनिंग का मतलब यही है कि आप व्यक्ति के शब्दों पे, उनके बॉडी लैंग्वेज पे एंड देयर टोन ऑफ द वॉइस, इन सभी पे ध्यान दें, जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस एज वेल एज समराइजिंग, वो क्या क्या है सामने वाले व्यक्ति ने, ये आपको उसको समराइज करके बताना है कि अच्छा भाई ये बात हो गई तुम्हारे साथ। ठीक है। एंड बी नॉन जजमेंटल, और जब भी आपके साथ कोई अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा है तो वहाँ पे आपको नॉन जजमेंटल रहना है, यानी आपको अपने जो विचार हैं, अपने जो ओपिनियंस हैं, वो आपको बगल में रख देने हैं एंड कंसंट्रेट होली ऑन द स्पीकर, और पूरी तरीके से बोलने वाले पे एम्पैथेटिकली आपको कंसंट्रेटेड रहना है। इम्पॉर्टेंटली यू नीड टू शो दैट, आपको ये दिखाना है कि यू एक्सेप्ट द स्पीकर्स मैसेज, आप जो बोलने वाला है स्पीकर है उसकी बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको वो जो मैसेज देना चाह रहे हैं आपको उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, इवन इफ यू डोंट नेसेसरली एग्री विथ इट। अगर आप उसकी बात से, उस मैसेज से एग्री नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको ऐसा शो करना है कि यू आर एग्रीइंग विद द स्पीकर्स मैसेज, राइट। ये होता है नॉन जजमेंटल होने का मतलब। अपनी जो ओपिनियंस, व्यूज़, अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको साइड में रख दो, और जो कह रहा है स्पीकर उसकी बात को ध्यान से उसके अकॉर्डिंग आपको भी फील करना है, वही चीज़ आपको समझनी है। ठीक है। पता चले कोई अपने ऊपर की आप बीतिंग, अपने ऊपर कोई घटना हो गई उसके साथ, वो आपको बता रहा है, ये अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा है और आप उसको बोल रहे हैं कि हाँ भाई तेरे साथ तो होना ही था ऐसा, तू एक नंबर का गधा है, तू इसी लायक है ना। तो ये सब अपने जो ओपिनियंस हैं, अपने जो व्यूज़ हैं, इसको साइड में रख के उसकी बात को ध्यान से सुनना है। कंसंट्रेट ओनली ऑन द स्पीकर, दिस इज बीइंग नॉन जजमेंटल। ठीक है। तो ये थी कुछ इस पे स्किल्स कि आपको एम्पैथेटिक होने के लिए क्या स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। अब हम आगे देखेंगे कि कुछ एग्जाम्पल्स एवरीडे लाइफ से। सो हियर आर सम स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ एम्पैथेटिक लिसनिंग कैन बी यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। जैसे कि अगर आपके पार्टनर का दिन बुरा गया है, इफ़ योर पार्टनर इज हैविंग अ बैड डे, यू कैन लिसन एम्पैथेटिकली बाय आस्किंग देम व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ भाई आज तुम्हारे साथ, क्या चला दिन भर, तुम मुझे बताओ, शेयर करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना। ऐसे लिसनिंग टू देयर रिस्पॉन्स विदाउट जजमेंट, नॉन जजमेंटल होकर के उनका जो रिस्पॉन्स आएगा फिर उसको ध्यान से सुनना है और अपना सपोर्ट ऑफर करना है, ताकि वो रिलैक्स्ड फील कर सकें, वो आपके साथ एक कनेक्टेड फील कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारी लाइफ से ये हो सकता है कि इफ़ यू आर हैविंग अ डिसएग्रीमेंट विद योर कॉलीग्स, अपने कॉलीग से आपका कुछ किसी चीज़ को लेकर के डिसएग्रीमेंट है, सो यू कैन लिसन एम्पैथेटिकली बाय ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव। आप अपना आप उनका जो पर्सपेक्टिव है उसको आप समझ सकते हैं एम्पैथेटिक होकर के, है ना। या एम्पैथेटिक होने का मतलब भी ये है कि सामने वाला क्या सोच रहा है उसको आपको समझना है, और एंड एक्सप्लेनिंग योर ओन पर्सपेक्टिव इन अ काम एंड रिस्पेक्टफुल वे, और साथ ही अपना जो चीज़ों को देखने का नज़रिया है या आपका जो दृष्टिकोण है उसको एक काम एंड रिस्पेक्टफुल वे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने कलीग्स को। ठीक है। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल हाउ एम्पैथेटिक लिसनिंग कैन बी यूज्ड इन योर लाइफ। या अगर आपका चाइल्ड मिसबिहेव कर रहा है, या आपका छोटा भाई, छोटी बहन, बड़ा भाई, बड़ी बहन कोई मिसबिहेव कर रहा है, तो वहाँ पे भी आप उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ करके उनकी बातों को सुन सकते हैं। यू कैन लिसन एम्पैथेटिकली बाय ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाई दे आर मिसबिहेविंग। अगर वो मिसबिहेव कर रहा है तो क्यों मिसबिहेव कर रहा है, कोई रीज़न होगा उसके पीछे, उसको आपको समझना है। एंड हेल्पिंग देम
टू फाइंड अ मोर अप्रोप्रिएट वे टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। और एक बेहतर तरीका आपको ढूंढना है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएँ, आपसे बता पाएँ, शेयर कर पाएँ, और फाइनली चीज़ों को रिजॉल्व किया जा सके, है ना। तो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स। तो ये था हमारा पूरा एम्पैथेटिक लिसनिंग, यानी कुल मिला करके किसी के साथ, यानी स्पीकर के साथ जो वक्ता है, जो आपसे अपनी बातों को कह रहा है, उसकी बातों को भावनात्मक रूप से जुड़ करके उसकी बातों को समझना ही क्या कहलाता है, एम्पैथेटिक लिसनिंग। कान खोल करके सुनना जिसको बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट इज कंसिडरेट स्पीकिंग। ठीक है, अब कंसिडरेट स्पीकिंग नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। कंसिडरेट स्पीकिंग को हम हिंदी में बोलते हैं विचारशील होकर के बोलना या विचारपूर्ण होकर के बोलना। तो कंसिडरेट स्पीकिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिकेटिंग विद अदर्स इन अ वे दैट इज माइंडफुल ऑफ देयर फीलिंग्स, नीड्स एंड पर्सपेक्टिव्स। तो विचारशील होकर के बोलने का अर्थ यही है कि जब आप संवाद कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, या अपनी स्पीच दे रहे हैं, या कुछ भी किसी भी तरीके का संचार हो रहा है, तो उस वक्त आप अपनी नहीं, सामने वाले की, जो श्रोता है, जो ऑडियंस है, उनकी भावनाओं का, उनकी ज़रूरतों का और उनके दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके जब आप बोलते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंसिडरेट स्पीकिंग, यानी विचारशील होकर के बोलना। सो कंसिडरेट स्पीकिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। दूसरों से बात करने की वो कला है, वो प्रैक्टिस है, वो आपका जो तरीका होता है बोलने का, उसमें आप ऑडियंस की फीलिंग्स, नीड्स एंड पर्सपेक्टिव्स के प्रति माइंडफुल रहते हैं। इसी को कहते हैं कंसिडरेट स्पीकिंग। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि बीइंग अवेयर ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ योर वर्ड्स कैन हैव ऑन अदर्स, यानी आप इस बात से वाकिफ़ होंगे कि आपके शब्दों का क्या प्रभाव पड़ रहा है आपकी ऑडियंस पे। एंड चूजिंग टू स्पीक इन अ वे दैट इज़ रिस्पेक्टफुल, सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव, और आप इस प्रकार से कहेंगे, इस प्रकार से बोलेंगे जो कि एक रिस्पेक्टफुल तरीका हो, सपोर्टिव हो, एज वेल एज इंक्लूसिव हो। ठीक है, सो कंसिडरेट स्पीकिंग का ये मतलब है बेसिकली ऑडियंस आपकी क्या सुनना चाहती है, उसको ध्यान में रख करके उनकी फीलिंग्स, नीड्स, उनके दृष्टिकोण, उनके पर्सपेक्टिव्स को ध्यान में रख करके रिस्पेक्टफुली और सपोर्टिव होकर के स्पीक करना ही कंसिडरेट स्पीकिंग कहलाता है। ठीक है, सो कंसिडरेट स्पीकिंग कैन बी अ पावरफुल टूल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। व्हेन वी स्पीक कंसिडरेटली वी आर मोर लाइकली टू बी हर्ड एंड अंडरस्टूड। तो जब आप कंसिडरेटली बोलते हैं, यानी कंसिडर करके बोलते हैं, क्या कंसिडर करके, ऑडियंस की फीलिंग्स, नीड्स एंड पर्सपेक्टिव्स को कंसिडर करके बोलते हैं, तो वहाँ पे आपके सुने जाने और समझे जाने की संभावना अधिक होती है। एंड वी आर मोर लाइकली टू बिल्ड ट्रस्ट एंड रैपर्ट विद अदर्स। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आप एक विश्वास बना पाते हैं दूसरों के साथ, और एक ट्रस्ट एंड रैपर्ट दूसरों के साथ आपका बन जाता है। वेर यू स्पीक कंसिडरेटली, यानी रैपर्ट का मतलब होता है तालमेल। ठीक है, सो यू आर मोर लाइकली टू बिल्ड ट्रस्ट एंड रैपर्ट विद अदर्स। आगे है कुछ टिप्स हैं इसमें कंसिडरेट स्पीकर होने के लिए। क्या टिप्स हैं, चलिए हम उनको देखते हैं। पहली टिप है कि बी माइंडफुल ऑफ योर ओन टोन एंड वॉल्यूम, यानी आपको अपनी आवाज़ का ध्यान रखना है। आपकी वॉइस की टोन क्या होगी, हार्ड टोन में आप बोल रहे हैं, गुस्से में एकदम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, या आराम से बोल रहे हैं, सॉफ्ट वॉइस में बोल रहे हैं। वॉल्यूम क्या होगा, ज़ोर से या धीमे से या मरी हुई आवाज़ होगी आपकी, है ना। जो भी होगा उसके प्रति आपको माइंडफुल रहना है। सो आपको अपनी वॉइस की टोन का एज वेल एज वॉल्यूम का ध्यान रखना है।
योर टोन ऑफ वॉइस कैन कम्युनिकेट जस्ट एज मच एज योर वर्ड्स। ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना ही आपके शब्द होते हैं, और ये उतना ही बेहतर कम्युनिकेट कर सकते हैं आप वॉइस से। आपकी वॉइस उतनी ही ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाती है जितना आपके शब्द एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ हाउ यू आर साउंडिंग। तो आप कैसा साउंड कर रहे हैं इसके प्रति अवेयर रहना आपको इम्पॉर्टेंट है। अवॉइड स्पीकिंग इन अ टोन दैट कुड बी परसीव्ड एज एग्रेसिव, डिसमिसिव एंड मॉकिंग। तो आपको इस लहजे में नहीं बोलना है जो लहजा आक्रामक हो यानी एग्रेसिव हो, या डिसमिसिव हो यानी तिरस्कारपूर्ण हो, या मॉकिंग यानी उपहासपूर्ण हो। आपको ऐसे लहजे का इस्तेमाल करने से बचना है, ऐसी टोन का इस्तेमाल करने से बचना है। ठीक है, प्रेम से अपनी बात को रखना है। नेक्स्ट टिप इज़ बी रिस्पेक्टफुल टू अदर्स ओपिनियन। यानी आपको अपनी ऑडियंस की या जो लिसनर है उसके ओपिनियंस के प्रति भी एक सम्मान की दृष्टि रखनी है। Even if you disagree with someone, it's important to listen to their perspective with respect and try to understand where they are coming from। और उनकी समझ कहाँ से आ रही है, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या पर्सपेक्टिव है सोचने का, उनका थॉट्स, उनके आइडियाज़, इसको भी आपको सुनना है, उसके प्रति रिस्पेक्ट रखनी है ना। आपका आइडिया नहीं मिल रहा है किसी से तो उसको कनपटियाने नहीं लगना है, तुरंत उसको भी समझना है। अवॉइड इंटरप्टिंग और टॉकिंग ओवर अदर्स एंड अवॉइड यूजिंग पर्सनल अटैक्स और इंसल्ट। तो जब आप बोल रहे हो तो आपको अपने मुद्दे पर रहना है, किसी दूसरे के बारे में मत बात करने लगना है, और किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के उसमें पर्सनल अटैक या फिर इंसल्ट उसकी नहीं करना है। मान लीजिए आप कहीं स्पीच दे रहे हैं और कोई ऑडियंस में से खड़ा हुआ आपसे क्वेश्चन पूछने लगा, तो ऐसा ना हो कि आप उसके ऊपर पर्सनल अटैक करने लग गए या आप उसकी इंसल्ट करने लग जाए ऑडियंस में। ठीक है, और तो जब भी आप बात कर रहे हो, जब भी डिसएग्री कर रहे हैं, तो जो भी सामने वाला कह रहा है उसके प्रति आपको एक रेस्पेक्ट रखनी है, अगर आपको कंसिडरेट स्पीकर बनना है तो। ठीक है, नेक्स्ट इज बी इंक्लूसिव इन योर ओन लैंग्वेज। अवॉइड यूजिंग लैंग्वेज दैट इज डिस्क्रिमिनेटरी और ऑफेंसिव टू सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल। आपको ऐसे भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है जो कि डिस्क्रिमिनेटरी हो यानी भेदभावपूर्ण हो, अपमानजनक हो। ऐसी भाषा का इस्तेमाल आपको करने से बचना है। And this can include avoiding stereotypes, generalizations and slurs। इसमें ये चीज़ें शामिल हो सकती हैं, जैसे कि आप स्टीरियोटाइप्स ना यूज़ कर रहे हो, आप जब बोल रहे हो तो आप स्टीरियोटाइप्स को मत बढ़ावा दीजिए, यानी रूढ़िवादिता को मत बढ़ावा दीजिए। जनरलाइजेशंस यानी सामान्यीकरण को मत एक्सप्रेस कीजिए। एज वेल एज स्लर्स यानी अपशब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। इन सब चीज़ों से आपको बचना है अगर आप एक कंसिडरेट स्पीकर बनना चाहते हैं, एक विचारशील, एक विचारपूर्ण वक्ता बनना चाहते हैं, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है, अपनी लैंग्वेज का ध्यान रखना है। बी अवेयर ऑफ योर ऑडियंस, अपने श्रोताओं का भी ध्यान रखना है। कंसिडर हु यू आर स्पीकिंग टू। आप किससे रहे, अपनी बातें किसके प्रति एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। एंड व्हाट दे मे ऑलरेडी नो अबाउट द टॉपिक। और आप जिस टॉपिक पे बोल रहे हैं वो उसको सुनने वाले को उसके बारे में क्या चीज़ें पता हो सकती हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग टेलर योर लैंग्वेज एंड अप्रोच अकॉर्डिंगली। और उसी हिसाब से आप अपनी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हो सकता है ऑडियंस आपकी इंग्लिश लिसन करना पसंद करती हो, इंग्लिश समझ में आता हो, तो आप इंग्लिश में वहाँ पे बोलना है। हिंदी आती है समझ में ऑडियंस को तो हिंदी में बोलना है, मराठी आती है तो मराठी आप प्रेफर करेंगे। ठीक है,
आपको ऑडियंस की लैंग्वेज और उनकी क्या डिमांड और कैसे बेहतर रूप से उनको समझाया जा सकता है. सो यू शुड बी अवेयर ऑफ योर ऑडियंस. नेक्स्ट इज़ बी माइंडफुल ऑफ योर टाइमिंग. समय का भी ध्यान रखना है. अवॉइड ब्रिंगिंग अप सेंसिटिव टॉपिक्स एट इनअप्रोप्रिएट टाइम्स और प्लेसेस. ऐसे टॉपिक्स को आप लाने से बचिए. उस इनअप्रोप्रिएट टाइम पे इनअप्रोप्रिएट टॉपिक्स को ब्रिंग करने से आपको बचना है. हाँ, कोई एक बढ़िया से बात चल रही है और आप बीच में गाली देने लग गए तो आपकी ऑडियंस नाराज़ हो जाएगी, है ना. आप जो कहना चाहते हैं उस पर अडिग रहिए. अवॉइड ब्रिंगिंग अप सेंसिटिव टॉपिक्स. ऐसे टॉपिक्स को मत लाइए जो ऑडियंस का ध्यान भटका दे. अगर आपकी ऑडियंस आपकी बातों को ध्यान से सुन रही है तो इनअप्रोप्रिएट टाइम्स पे या इनअप्रोप्रिएट प्लेसेस पे सेंसिटिव टॉपिक्स को उठाने से बचना है. जैसे कि इट प्रोबेबली नॉट अ गुड आइडिया टू स्टार्ट अ डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन विद योर बॉस राइट बिफोर अ मीटिंग. मान लीजिए आपकी कोई मीटिंग होने वाली है ना, और आप बॉस के पास पहुंच गए कि भाई मेरी तो सैलरी बढ़ाओ अब, है ना. तो ऐसे मीटिंग के बिफोर में आपको ऐसी सारी कन्वर्सेशन, यानी आप गलत जगह पे आपको गलत कन्वर्सेशन लाने से बचना है. सो इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू स्टार्ट अ डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन विद योर बॉस राइट बिफोर अ मीटिंग. ये एक एग्जांपल हो सकता है इसका. ठीक है. तो टाइमिंग का भी ध्यान रखना है कि कब आपको क्या बोलना है ना. तो ये था कंसिडरेट स्पीकिंग. अब आगे इसमें है कुछ एग्जांपल्स कि कैसे कंसिडरेट स्पीकिंग हम अपने डेली लाइफ्स में यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज़ जब आप फीडबैक दे रहे हो किसी को तो यू शुड बी स्पेसिफिक एंड कंस्ट्रक्टिव एंड अवॉइड मेकिंग पर्सनल अटैक्स. मान लीजिए किसी कंपनी के बारे में, किसी या कंपनी के काम के बारे में आपको फीडबैक देना है तो वहाँ पे अब आपको क्या ध्यान रखना होगा. आप फीडबैक दे रहे हैं कंपनी के काम को लेकर के, तो वहाँ पे उस काम के लिए आपको स्पेसिफिक एंड कंस्ट्रक्टिव रहना है कि काम कैसा हुआ है. आप कंपनी के सीईओ या उसके मैनेजर के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं करेंगे. बड़े ख़राब आदमी है यहाँ के लोग, बहुत ख़राब एम्प्लॉइज़ हैं, ये वो वगैरह वगैरह. यहाँ पे आपको जब आपको फीडबैक मांगा जा रहा है कंपनी के काम के ऊपर तो यू शुड बी स्पेसिफिक एंड कंस्ट्रक्टिव. अवॉइड मेकिंग पर्सनल अटैक्स अगर आप कंसिडरेट स्पीकर बनना चाहते हैं तो. एंड व्हेन हैविंग अ डिफिकल्ट कन्वर्सेशन विद समवन ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव एंड रिस्पेक्टफुल ऑफ देयर फीलिंग्स. अगर आप किसी के साथ डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आप उनके दृष्टिकोण से चीज़ों को देखिए, उनके फीलिंग्स के रेस्पेक्ट कीजिए और सेम फील को खुद भी फील करने की कोशिश कीजिए ताकि आप सामने वाला स्पीकर क्या कहना चाह रहा है उसको समझ सकें. व्हेन स्पीकिंग टू समवन हु इज़ डिफरेंट फ्रॉम यू अवॉइड मेकिंग जनरलाइजेशंस और assumptions, अवॉइड देम. अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से कुछ बोल रहे हैं जो आपसे भिन्न है, आपसे अलग है, आप उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, तो वहाँ पे आपको उसके बारे में कुछ भी जनरलाइजेशन या एजम्पशंस मान लेने से बचना है. आप किसी को देख करके ये नहीं मान लेना है ये तो दिखने में ही गधा है, इसकी सोच भी बैल जैसी होगी या ऐसा कुछ. हाँ, जनरलाइजेशंस एंड एजम्पशंस बनाने को लेकर के आपको अवॉइड करना है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ व्हेन स्पीकिंग इन अ ग्रुप सेटिंग. जब आप सामूहिक तौर पर बात कर रहे हो या सामूहिक बैठक में बात कर रहे हो, बी माइंडफुल ऑफ द डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स ऑफ द पीपल इन द ग्रुप. तो सभी लोगों की जो कम्युनिकेशन स्टाइल्स हैं उनको आपको उनके प्रति आपको माइंडफुल रहना है, ध्यान में रखना है. एंड ट्राई टू इंक्लूड एवरीवन इन द कन्वर्सेशन. और जब कन्वर्सेशन हो रही हो, बातचीत हो रही हो, तो सभी को इंक्लूड करने की कोशिश करनी है, सभी को बोलने का मौका देना है और सभी की बातों को, जब आप ग्रुप में सेटिंग कर रहे हो तो सभी की बातों को समझना भी है. ठीक है. खुद ही भाषण नहीं देने लग जाना. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज व्हेन यूजिंग सोशल मीडिया बी माइंडफुल ऑफ द इम्पैक्ट दैट योर वर्ड्स कैन हैव ऑन अदर्स.
जो आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं और कुछ पोस्ट कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको अपने जो शब्द हैं उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है दूसरों पे, इस बात का ध्यान रखना है। एंड अवॉइड पोस्टिंग एनीथिंग दैट इज़ ऑफेंसिव और हार्मफुल, और ऐसी चीज़ों को पोस्ट करने से आपको बचना है जो कि ऑफेंसिव हो या फिर हार्मफुल हो। कोई ख़राब चीज़ हो, कोई आपराधिक चीज़ हो, या कोई बेकार चीज़ हो, या लोगों को प्रिय ना हो, ऐसी चीज़ों को पोस्ट करने से आपको बचना है जब आप सोशल मीडिया पे अपनी बातों को, अपने शब्दों को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है। Instead of saying you are so stupid, you could say I do not understand that. Can you explain it to me? मान लीजिए आपको किसी की बात नहीं समझ में आई, तो वहाँ पे आपका एक ये लहजा हो सकता है, आप बोल दें you are so stupid, है ना, आप गुस्से में ये बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप कंसिडरेट स्पीकर एंड एम्पैथेटिक लिसनर बन के बोलेंगे तो आपको वहाँ पे क्या कहना है, I do not understand that. Can you explain it to me again, please? है ना, ऐसे प्रेम से बोलना है। नेक्स्ट इज इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम सो बिजी, डोंट हैव टाइम टू टॉक, यू कुड से आई एम रियली बिजी राइट नाउ, कैन बी टॉक लेटर। तो मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, किसी का कॉल आ रहा है, या कोई आपको बोल रहा है कि मुझे बात करनी है आपसे, तो आपको वहाँ पे ऐसा नहीं प्रिटेंड करना है कि भाई मैं तो बहुत बिजी हूँ, इतना बिजी आदमी, तो मेरे पास टाइम वाइम बिल्कुल भी नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू टॉक, ऐसे बिल्कुल बात नहीं करनी है। कंसिडरेट स्पीकर अगर आप होना चाहते हैं, विचारपूर्ण और विचारशील वक्ता आप बनना चाहते हैं, तो आपको सामने वाले की फीलिंग्स का ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि आई एम रियली बिजी राइट नाउ, मैं अभी बिजी हूँ, या हम बाद में बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सामने वाले की बात को ध्यान में रख रहे हैं कि वो आपसे बात करना चाह रहा है, तो अभी मैं बिजी हूँ, आपसे बाद में बात कर लेता हूँ, है ना। ये मत कहिए कि भाई मैं तो बहुत बिजी हूँ और अभी फ़ोन काट, मैं बात नहीं कर सकता, है ना। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम सो बिजी, आई डोंट हैव टाइम टू टॉक, यू कुड से आई एम रियली बिजी राइट नाउ, कैन वी टॉक बैक लेटर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हो गए कंसिडरेट स्पीकिंग के। तो हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त नहीं होता है, अभी 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पहले 2 टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी मटेरियल एज वेल एज नोट्स के लिए। टेलीग्राम पे भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यू कैन फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज फॉर ऑल द अपडेट्स DU की पढ़ाई, एंड सारी चीज़ों के लिंक आपको PDF के अंदर भी अटैच्ड मिल जाएगी। यू कैन डाउनलोड द PDF ऑफ दिस स्टडी मटेरियल फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ड्राइव की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज गिव योर सजेशंस एंड फीडबैक इन द कमेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।